का हिस्सा हैं, क्या इम्तियाजी सुलूक आपके साथ भी बरता जाता है? जो 95 का एक्ट है उसमें जो कब्जे वाले लोग हैं उनसे खाली करवाने का कानून है। एक 54 की कार्रवाई हम करते हैं और उसमें अगर वो हमें सेटिस्फाई नहीं करता तो इविक्शन ऑर्डर करते हैं और वो एसडीएम को जाते हैं। कम से कम 1000 ऑर्डर हमने एसडीएम को भेज रखे होंगे और आज तक कोई भी इविक्शन हुआ नहीं। हाँ, वही वजह है कि क्यों नहीं होता, मतलब वो हल्के में लेते हैं चीजों को, ठीक है जाने दो। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं उसमें, वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। अगर वो इविक्शन ऑर्डर करें और वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। जी, मेरा सवाल ये है, चेयरमैन साहब ने बताया कि हमने भेजा है लेकिन वो लोग एक्शन नहीं ले रहे। हमारा सवाल ये है कि सीईओ को मजिस्ट्रेट पावर क्यों नहीं दी जा रही है? सीईओ खुद खाली कराएगा वक्फ बोर्ड का, सीईओ को मजिस्ट्रेट पावर दीजिए। अब उसकी वजह क्या है कि सीईओ उस लेवल का है ही नहीं। आप इंडियन वक्फ सर्व कैडर कायम कीजिए, वहां से सीईओ लाइए, उसको पावर दीजिए, प्रॉपर्टीज खाली होंगी, रैंड कंट्रोल एक्ट से इसको अलग कीजिए वक्फ बोर्ड को। राजस्थान में ये आवाज उठी थी, वहां पे माइनॉरिटी जो कमीशन है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, उसके चेयरमैन माहिर आजाद, उन्होंने कहा था कि एक तो ये पावर्स की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो है वक्फ बोर्ड के पास जो है खुद की एक फोर्स होनी चाहिए, भले उसमें जो है वो 10 जवान हो, 15 जवान हो, जो जाएं और जो है वो नाजायज कब्जों को जो है वो खाली करा सके। असल मसला यह है कि गवर्नमेंट को जहां जहां से आमदनी है वहां वहां बहुत अच्छा इंतजाम है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जहां जहां से गवर्नमेंट को इनकम है, जबकि वक्फ बोर्ड की जगह है इनकम हो रही है, गवर्नमेंट की वक्फ बोर्ड की नहीं हो रही है। जहां जहां कोई इनकम नहीं है वहां वहां उसकी तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए। और जैसे अभी शुरू में बात आई थी, आसार कदीमा के कंट्रोल में जरिए मस्जिद हमारी, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम वहां जा नहीं सकते। और वहां पर जो आपने बताया नमाज तो अदा होती है, नमाज तो अदा होती है, जुमे की, सिर्फ जुमे के अलावा नमाज की इजाजत नहीं है, जिनमें नहीं नमाज नहीं भी हो रही है, बहुत सारी ऐसी मस्जिद जुमे के अलावा नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे? दरअसल अभी थोड़ी देर पहले चौधरी मतीन साहब ने बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे अगर दिगर कौमों के जो आपको रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि आपको काशी में मंदिर हुआ, या तो जो उनके ट्रस्ट हैं और उस ट्रस्ट के जो केयर टेकर्स हैं तो वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि चूंकि वो छोटी जगह है, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो आसानी से मैनेज हो रहा है। बट हम ये कहना चाहेंगे, जहाँ तक अभी वक्फ के प्रॉपर्टी की बात आई, और सबसे पहले इन्होंने बताया था कि इतने लाख एकड़ ज़मीन है और उस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल हो रहा है, उससे आमदनी भी हो रही है। और ये अगर एक बड़े फोकस की चीज़ है तो इसको एक ड्यू इम्पोर्टेंस दे करके इसके लिए एक अलग कैडर या इसका जो है मतलब सही पोजीशनिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसे आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आप गवर्नमेंट में भी शामिल हैं और हर तरह से आप वक्त के चेयरमैन भी हैं, तो इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है कि इसका जो है एक प्रॉपर सिस्टम हो और उस सिस्टम को फुल प्रूफ पावर दिया जाए, सो दैट कि ये जो मेन स्ट्रीम में जैसे और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वैसे ये भी काम करे और जो हिफाजत होनी चाहिए जी वो हो जाए। और हमारे मिसाल हम यही बात कर रहे हैं कि एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मकबरे उनकी बेहुरमती क्यों होती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि मसाजिद का जो एक माशरे की तरक्की में, माशरे की बेहतरी के लिए एक रोल होता था, क्या वो रोल आज अदा हो पा रहा है? एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। भाई बड़ा मगन है अखबार पढ़ने में। क्या हुआ भाई, कुछ खास खबर आ गई क्या अखबार में? बिल्कुल आई है। अच्छा, ऐसा क्या आ गया, हमें भी बताओ। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना बनाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पंचायत के निकटतम 33 केवी सब स्टेशन से अलग 11 केवी फीडर से गाँव में बिजली पहुँचाई जाएगी। इससे बिजली सुचारू रूप से मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि डिम लाइट और बार बार फॉल्ट होने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कब तक भाई? 3 पंचायतों पर एक 33 केवी सब स्टेशन बनेगा। अब तक 1232 स्टेशन बन चुके हैं, 400 इस वर्ष बनेंगे। क्यों, है ना खास बात? अगर सीमेंट जल रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार, एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू, सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, मगर हमें जाना है। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं उन मसाजिद और मकबरों की जिनकी बेहुरमती हो रही है। बहुत सारी वजूहात हैं, उन्हीं को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे इस प्रॉब्लम को जो है वो दूर किया जाए। अब हम ये जानेंगे कि जिस तरीके से जो मसाजिद का एक रोल होता था माशरे की तरक्की में, उसकी बेहतरी के लिए, वो क्या हमारी मसाजिद जो हैं वो आज उस रोल को अदा कर पा रही हैं, या जो मसाजिद के जो नुमाइंदे हैं, जिम्मेदार हैं, वो कर पा रहे हैं? मस्जिदें बहुत पहले से और पुराने ज़माने से जो है इस्लामिक सेंटर हुआ करती थी। सिर्फ उसमें आदमी नमाज ही अदा नहीं करता था, माशरे की बहुत सारी जो है मशवरे की बातें भी होती थी और उसमें हमेशा जो है माशरे की तरक्की और बहुत सारे इशू उसमें हल हुआ करते थे। लेकिन आज जो है मस्जिद एक फ़िरका और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है और एक आदमी दूसरी मस्जिद में भी नहीं जा रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। बहुत मसलकों में लोग तकसीम हो गए हैं और एक मसलक का आदमी दूसरे मसलक में मस्जिद में नहीं जा रहा है। दूसरा चीज़ ये, कुछ लोग जो हैं जो मस्जिद में बैठकर चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे सोशल इशूज़ को जो हमारे माशरे की जो है उसको दूर किया जाए, तो बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। कुछ चंद लोग हैं उसको किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। जो मस्क मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स हैं वो लोग उसको ठीक से मैनेज करना चाह रहे हैं। बहुत सारी व्यवधान आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ रही है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये उस फिरके का है तो हम कब्जा कर लें, ऐसे भी इशू आ रहे हैं बहुत सारे जगहों पे। तो इस वजह से जो मस्जिद पहले हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था जिससे हमारे बहुत मसले हल हुआ करते थे, आज वो रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो खूबी नहीं निभा पा रहा है। बिल्कुल। मास्टर अंसार साहब, आप क्या कहेंगे? जी, ये जो इशू है, 5 वक्त जो है आप नमाज अदा करने जाते हैं, वहाँ पर अपने जो आपकी नमाज की अदायगी वो करते हैं, उसके बाद अपने कुछ इश्यूज़ हैं, तबके के, कम्युनिटी के कुछ इश्यूज़ हैं, उनको जो है वो डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, उनका हल होता था। किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। वहाँ पर सियासत तो ज़्यादा होने लग गई है, नमाज के अलावा सियासत तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन माशरे की भलाई के लिए कोई काम नहीं हो रहा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे हमने अपने बड़ों से सुना है कि भाई मस्जिद में सारे मसले हमारे हल होते थे किसी तरह का। आज वो मसले हैं ना बिल्कुल मस्जिद से बाहर हो गए हैं, ये पॉलिटिशियन के हाथ में आ गए हैं और पॉलिटिशियन के हाथ में आने की वजह से हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, मस्जिद और मदरसे दूर हो रहे हैं। आज देवबंदी बरेली के फ़िरके भी हो गए हैं कि वो हमारे मस्जिद में नहीं आते, मैं अहले हदीस के नहीं जाता हूँ, वो देवबंदी के नहीं जाते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ गया है और बिगाड़ आ गया, डरने की ज़रूरत है। देखिए आज के डेट में फिर अगर जब वही उसी वापस अगर जाते हैं, जैसे किसी ज़माने में अमीरुल मोमिनीन का ज़माना था, पुरखों का ज़माना था, कि हमारे सारे मसले मस्जिद में हल होते थे। वो मसले हमारे मस्जिद से बाहर हो गए, हम बेघर हो गए, हमारा कोई वजूद नहीं रहा। एक पॉलिटिशियन हमारा मस्जिद का मसला हल नहीं कर सकता जो इमाम कर सकता है। बिल्कुल एक या उस कमेटी के लोग या आसपास के लोग जो कर सकते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। अगर मस्जिद में बैठ के अगर कोई फैसला हम करते हैं ना तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक होगा, उसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक होगा। क्योंकि उस घर में फैसला करते हैं इसलिए हम नाजायज और गलत नहीं करेंगे, और एक मंच पे करेंगे तो नाजायज होगा क्योंकि वहाँ सियासत आ जाएगी, उसमें सियासत आ जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे जो मस्जिद के इमाम कह लीजिए आप, जो सरपरस्त हैं, वो मुसलमानों की बात नहीं करते, अपने बेटा को, दामाद को, राज्यसभा MLC की बात करते हैं। ये जो आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है, इसकी बात वो सरकार में रहते हुए सरकार से नहीं कर सकते। अपने बेटा दामाद के लिए MLC और राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं आप, ये बात तो कर सकते हैं आप कि भाई ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मुसलमानों की बात करने के लिए इतने मुसलमान नेता हैं हमारे, ये चौधरी मतीन साहब बड़े भाई हैं हमारे, ये यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं ये, लेकिन मुसलमानों के लिए बात कब होगी? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज। आई मीन वी कॉमन पीपल आर द वन हु आर वैंडलाइजिंग दीज प्लेसेस।
अगर आपने बोला कि लवर्स पॉइंट बन रहा है कोई सी भी रिलीजियस प्लेस, these places are turning into lovers point just because of us common people. So we don't have any right to object or like blame the government and the authorities basically. नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है कि सिस्टम को बनाए रखें। वो अगर कहीं गलत हो रहा है तो एक पूरा सिस्टम होता है उसको जो है वो सही करने के लिए। ठीक है, आम आदमी की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत को जो है वो गैर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। But still corruption is within the common people also. there is a corruption of ethics, corruption of values. अगर हम अपनी ड्यूटीज को, अपनी एथिक्स को सही संभालेंगे तो हमें पॉलिटिक्स की ना ही अथॉरिटी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन नॉट, वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज। हम खुद की कमियों को दूर करने के बजाय उनको छुपाते हैं और हुकूमतों को या फिर दूसरे लोगों को जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं। आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है जो मसाजिद का रोल किसी ज़माने में हुआ करता था, हम जो है वो पुराने ज़माने की बात करें और कुछ साल पहले तक सोशल इश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस हुआ करते थे, कम्युनिटी के क्या इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुआ करते थे, मतलब उनका जो है वहाँ पर बात होती थी और उनका मसला जो है, जो भी मसले थे उनका हल वहाँ पर हुआ करता था, एक अच्छा नतीजा जो है निकलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? कि पुराने ज़माने से ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही जितने भी मुसलमानों के मसाइल हुआ करते थे वो मसाजिद में सुलझाए जा करते थे। लेकिन आज ना जाने मस्जिद आज हमारी फ़िरक़ों में बट गई है। कोई अहले हदीस है, कोई जमात इस्लामी है, कोई जमात से ताल्लुक़ रखता है, इसी तरीके से और अन्य फ़िरक़े हैं। लेकिन शिद्दत आ जाती है। इमाम जो है फ़ैसला नहीं कर सकता है, लोगों को एक साथ रह कर के लेवल में लेकर के नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर एक से बात करता है तो दूसरा कहता है भाई इमाम साहब जो हैं उनसे मिल गए हैं, वो उनसे मिल गए हैं। ऐसा होता है। यही वजह है कि आज मुसलमानों के मसाइल जो हैं मसाजिदों में हल नहीं हो रहे हैं और ज़रा सी बातों पर मुसलमान जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं। और यही वजह है कि आज मसाजिदों में, अक्सर मसाजिदों में इमाम 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं ठहरता है। यही वजह है, क्योंकि वो भी सियासत का शिकार हो जाते हैं। यही जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मसाजिद जो है वो इबादत गाहें तो हैं, कोई शक नहीं है इसमें। आप जो है 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और नमाज के साथ साथ जो तबके के जो मसले होते हैं उनको हल करने के लिए एक सेंटर पॉइंट होता था। मस्जिद का मकसद जो है कहीं ना कहीं वो भी था कि भाई आप अलग अलग जगहों से आकर के एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, फिर हफ्ते में 1 बार जो इकट्ठा हो रहे हैं, फिर जो है साल में 2 बार ईद और बकरीद के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं, तो बड़े लेवल पर अगर कोई मसला है तो उसको वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और हमने देखा है कि जो इमाम साहब होते हैं वो बताते हैं कई सारी ऐसी मस्जिदों में जो है ऐसा है अभी भी कि वो मसले मसाइल का हल जो है वो बताते हैं लोगों मेरे को। नज़दीक लेकिन अब नहीं हो रहा है। मेरा अपना मानना ये है कि मस्जिदों में आज भी डिस्कस होते हैं, मसाइल हल भी होते हैं। जहाँ तक मसलक की बात है तो ना हमें अहले हदीस से कोई नफरत है, ना हमें देवबंदियों से कोई नफरत है, ना जमात इस्लामी से। जब कोई बड़ा इशू होता है, इस्लामिक इशू, उस पर हम सब आज भी एक हैं। कहीं कुछ छुटपुट कोई ऐसा मामला आ गया हो जो मिसाल के तौर पर यहाँ पेश किया जा सकता हो। लेकिन इसमें एक बात और है जो इससे पहले एक सवाल छूट गया, जो हमारे भाई ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में सेक्रेटरी के ओहदे पर या सीओ के ओहदे पर कोई आईएएस या पीसीएस होना चाहिए। ये मसला आईएएस या पीसीएस हल नहीं कर सकता है जब तक हमारी सियासत मजबूत नहीं होगी और हुकूमत की नीयत साफ नहीं होगी, जब तक हमारे इन मसलों को हल नहीं किया जा सकता। क्या हमारी सरकार ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं बनाई? उसमें बाकायदे 3 मिनिस्टर बन चुके हैं अब तक। लेकिन मैं इसमें यह भी बताना चाहता हूं कि पहली बार जब अब्दुल रहमान अंतुले साहब को मिनिस्टर बनाया, आखिर कैबिनेट के मिनिस्टर थे, 1.5 साल तक उनको ऑफिस में असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने घर से अपनी वजारत चलाई। तो ये मसला मसाजिदों से हल होने वाला नहीं है, ये हुकूमत से हल होने वाला मसला है। जब तक हुकूमत की नीयत साफ नहीं होगी, जब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आईएएस या पीसीएस बेईमानी नहीं कर सकता या वो रिश्वतखोरी नहीं कर सकता? मेरा अपना मानना यह है कि एक अदना सा क्लर्क अगर 1000 रुपए में आपका काम कर सकता है तो आईएएस 1 लाख रुपए में आपका काम कर सकता है। रिश्वतखोरी का पैमाना बड़ा हो सकता है, लेकिन बेईमानी जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक वक्फ बोर्ड की जमीनों को अपने कब्जे में हम नहीं ले सकते, जब तक हुकूमत हमारा साथ न देगी। हुकूमत का रोल पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए। लीडरशिप जो है होना बहुत जरूरी है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाने से मसला हल नहीं होगा। माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिया, आप कुछ दिन बाद देखेंगे एक नमाज मिनिस्टर बन जाएगा, फिर वजू मिनिस्टर बन जाएगा, तो इससे क्या मसले हल होते हैं? इससे मसले हल होने वाले नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि वक्फ बोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज जो हजारों करोड़ रुपए में आती है, उनमें कुछ ऐसे लोगों के कब्जे हैं,
आप छोटी सी बात छोड़ दीजिए, अभी मतीन साहब ने बताया कि कुछ लोग हमारे लोग हैं जो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो हुकूमतों को फाइनेंस करते हैं, हुकूमत के फाइनेंसर हैं, और वो हमारी जमीनों पर कब्जा करे बैठे हैं। 5 सितारा होटल बना के दिल्ली में बैठे हैं, 5 स्टार होटल, ओबराय होटल को आप खाली करा सकते हैं? ये हुकूमत के काम है, ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या कोई आईएएस अफसर नहीं कर सकता। जब तक हुकूमत संजीदा नहीं होगी कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों को लौटाई जाए, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मक्के से मदीना, सबसे पहले आपने 3 काम किए। उसमें सबसे पहला काम था मस्जिद नबवी को मरकज़ बनाना, और वहीं पर सारे मसाइल वहीं होते थे। सियासत और इबादत दोनों एक जगह यकजा थी। हमारे यहाँ दीन का मफहूम तब्दील हो गया। दीन के मज़हब और दीन को एक ही जगह रख दिया गया, जबकि मज़हब अलग चीज़ है, दीन अलग चीज़ थी। ये सारे दीन के मसाइल हैं। दूसरे भाई ने बड़े कहे हम सवाल किया सियासत। 543 मेंबरान पार्लियामेंट में पहुंच जाए मुसलमान, आपके मसले का हल नहीं होगा। रोज़ हिंदुस्तान के अंदर 5000 फैसले होते हैं, और वो सारा ब्यूरोक्रेसी करती है। मतीन चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, हुकूमत में जानते हैं, कोई मिनिस्टर कोई फैसला नहीं करता, ब्यूरोक्रेसी फैसला करती है, ब्यूरोक्रेसी सारे काम करती है। अगर एक ब्यूरोक्रेट किसी मिनिस्टर को कह दे कि फला मसला काबिल अमल नहीं है, मिनिस्टर की हिम्मत ताकत नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो, लीडर अच्छा हो, तो अफसरशाही भी आगे पीछे घूमती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको जरूर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इनकी बात सही मान ली जाए, मेरा अपना मानना है कि सन 1984 में हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम का कत्ल कर दिया गया। उसके रिएक्शन में उस रिलीजियस के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। कांग्रेस ने उसकी भरपाई करने के लिए इतनी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आज सड़कों पर हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को भी उन्होंने झुका दिया और ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने झुका दिया। तो क्या ये सियासत नहीं है? अगर सियासत मजबूत है तो हम मजबूत हैं, अगर सियासत कमजोर है तो हम कमजोर हैं। बिल्कुल ठीक। मामला यह है कि अभी सच्चर कमेटी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, किस नजरिए से अपॉइंट किया आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया गया। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। 2007 में सोनिया गांधी जी ने अपनी तकरीर में कहा हम इसको अमल में लाएंगे। 2009 का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें कहा गया कि अमल में लाएंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक पॉइंट था, इंडियन वक्फ सर्विस कायम की जाए। एक जूनियर सेक्रेटरी ने उस पर लिखा इट इज़ नॉट फीसेबल, ये काबिल अमल नहीं है। ऊपर तक किसी ने सवाल नहीं किया क्यों काबिल अमल नहीं है, बल्कि जब इस बात पर हंगामा हुआ 8 जून 2010 को जुमे के रोज़ 1 बजे वक्फ बिल पेश किया गया, सलमान खुर्शीद ने पेश किया। उनसे सवाल किया गया कि ये मामला, तो उन्होंने कहा कि कोई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कुरान नहीं है। आप जवाब देखिए मिनिस्टर साहब का। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम नहीं चाहते गिटोइजेशन हो, वो एक अलग मसला है। गिटोइजेशन क्या है, उनका मफहूम क्या था। असल बात यह है कि हमारे फैसले कौन लोग करते हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि करप्शन हर जगह मौजूद है, और करप्शन की वजह से वो आदमी करप्ट नहीं होगा, कोई वो नहीं है। एमएलए साहब चेयरमैन है दिल्ली वक्फ बोर्ड के, हमारे मतीन चौधरी साहब, ये बेचारे कितना वक्त दे पाते होंगे। इनके अपने इलाके के मसाइल हैं, इनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं। जो सारा 8 घंटे काम करने वाला शख्स है वो सीईओ है, और सीईओ उस लेवल का नहीं होगा तो मसला हल नहीं होगा। ये तो बैठकर असेंबली में पार्लियामेंट में कानून बना सकते हैं, सिर्फ कानून अमल करना उसका काम है। और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो आपके काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल। मतीन साहब के पास ही आ जाते हैं। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बार बार सवाल उठ रहा है, सवाल ये भी उठ रहा है कि कौम की कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों है ऐसा? इस तरह का जो है वो माइंडसेट लोगों का हो क्यों गया? तैयार करने वाला कौन है इस माइंडसेट को? जिम्मेदार कौन है इसका? नहीं, कौम के सुनने वाले हैं। कौम के सुनने वाले क्यों नहीं है? मैंने बताया ना कि बंटवारे के बाद अभी धीरे धीरे हमारे अंदर ताकत आ रही है, पॉलिटिकल विल भी आ रही है, लोगों के समझ में भी आ रहा है। और जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। अभी कमेटियां बनाई हैं, इन पे अमल भी होगा। पहले तो कमेटी नहीं थी, हमारा बुरा हाल था, कोई पूछने वाला नहीं था। अब कम से कम कमेटियां तो बन रही हैं, रिपोर्ट तो आ रही हैं। जब ये बात उठेगी जगह जगह से, तो आज मुसलमान हिंदुस्तान में इतनी ताकत रखता है कि अपनी बातों को मनवा लेगा। बिल्कुल। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं कुछ मसाजिद की, कुछ मकबरों की, और बात हो रही है कि कैसे उनकी बेहुरमती जो है वो रोकी जाए। एक ब्रेक लेंगे और बहुत जल्द हाजिर होंगे और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मसले का जो है वो हल हो। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार
के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू, सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की यह कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, मगर हमें जाना है। प्रयोग के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है मस्जिदों की, मकबरों की, जिनकी बेहुरमती हो रही है। कैसे इस प्रॉब्लम से जो है वो निजात पाई जाए, इस पर हम बात करेंगे अब। जी, आपको क्या लगता है? आपने बहुत अहम बात कही थी पहले कि इसके जिम्मेदार तो हम खुद हैं। अब कैसे, अगर ये दिक्कत है तो कैसे इससे निजात मिल सकती है? क्या कहेंगे इस बारे में? आम जनता को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिक्स डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन सबसे पहले आम जनता है। हम आम जनता ही सरकार को बनाती है, तो वी कैन नॉट क्वेश्चन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम खुद करप्ट नहीं हैं तभी हम कर सकते हैं। हम खुद जानते हैं कि हम किसी भी काम को कराने के लिए पैसे देते हैं। हर आम जनता मेरे हिसाब से करप्ट ही है। हम हर जगह पैसे देते हैं, सो वी डोंट हैव एनी राइट टू ब्लेम द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। खुद ही संवरो, खुद को संवारो। जी, मुफ्ती साहब को देते हैं एक बार। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी मस्जिदों की, बहुत सारे मकबरों की बेहुरमती हो रही है, कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है? कुछ सोल्यूशन है आपका मजहबी रहनुमा होने के नाते? जैसा कि हमारे वक्फ चेयरमैन के चौधरी अब्दुल मतीन साहब हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। जब एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क के अंदर हर इंसान को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त है, तो फिर ये क्या बात हो रही है? डाका जनी हो रही है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के जो वक्फ जायदाद हैं तो इनके ऊपर डाका जनी हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्या बात है? जब इस मुल्क को जमहूरी दे दिया है, नाम दे दिया गया है, तो जितने भी धर्म के मानने वाले हैं वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें। और जो हमारे लीडर्स हैं ये अपनी बात को आगे पहुंचाएं। और जो हमारे लीडर साहब हैं ये अपनी बातों को आगे तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह हम इन लोगों के साथ हैं। इसमें मतीन भाई से मैं एक सवाल करूंगा, बड़े भाई हैं हमारे, और आदर्श के साथ, कि मेरा मानना ये है कि एक हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, 50 रुपया 100 रुपये का चालान कट जाता है, मेरा दिमाग ठंडा हो जाता है। तो आजकल CCTV का ज़माना है, वहाँ पे कैमरा लगा सकते हैं, जहाँ पे चौकीदार जो अधिकारी है उनका चालान कर सकते हैं, उनके लिए कड़े से कड़े एक्शन कर सकते हैं। वो सरकार का और मतीन भाई के अंडर में आता है, वो आप कर सकते हैं और उससे बेहतर हो सकता है। पब्लिक प्लेसेस की बात हो रही है सर, उसको प्रोटेक्टेड किया जाए, जैसे बैरिकेडिंग कर देना, प्रोटेक्टेड कर देना, वहाँ टिकट कटे, वॉचमैन वहाँ रहे, जो भी आदमी जाए वहाँ पर जाके, अगर इबादत की जगह, अगर कब्रिस्तान है या मान लीजिए मकबरा है, वहाँ वो चाहे तो फातिहा पढ़े, फिर वहाँ से वापस चला जाए। अब जाकर वहाँ आई लव यू लिख दे, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रोटेक्टेड होना, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्ट होना चाहिए और सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा और एबेंडेंड छोड़ दिया जाएगा, काफ़ी जो पुराने हैं, जो 100 साल पुराने हैं, 150 साल पुराने हैं, तो वो तो एबेंडेंड है ही, और उनका प्रोटेक्शन नहीं हुआ, आज तक बैरिकेडिंग नहीं हुआ, उसको साफ़ सफाई नहीं किया गया, तो लोग वहाँ जाएंगे ही और गलत काम करेंगे ही और उससे बेइज्जती होगी। दरअसल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे मोरल पॉलिसिंग इज़ डेफिनेटली गुड थिंग। अगर सारे लोग अच्छे हों तो आपको कानून की और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, सब लोग अपने सिस्टम से चलते रहेंगे और उसके बाद आपको कोई मिलिट्री एक्शन या फोर्स वाला एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं अगर हुकूमत है वो अपने ज़िम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। और ये चीज़ भी जो नज़मी साहब कह रहे थे
कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आप जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसमें पॉलिटिशियंस आर बेसिकली क्या कहें जो ऊपर की खाल है और जिससे वो दिखता है, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अंदर का ढांचा है जो उसको रन करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, पॉलिटिशियन जैसे कानून बनाएंगे और ब्यूरोक्रेट उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो दोनों तरह से हमारी आवाज़ को उठाना जो है वो ज़रूरी है, पहली बात। और दोनों जगह जो है वो कौम के लोग होने भी चाहिए। जी, ब्यूरोक्रेट जो है कभी भी सिस्टम में जो चीज़ है उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकता, वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम जिनको कि जो लॉ को इन्फोर्स कराना होता है। तो इसलिए पॉलिटिशियन अगर आगे हैं तो वो सूटेबल लॉ लेके आएंगे और उसके बाद ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिशियंस प्लस ब्यूरोक्रेसी, बट politicians are the more responsible because they can build the law, they can change the law and they can broad the system. बिल्कुल जी। कुछ साल पहले आमिर खान की एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, उसमें उन्होंने कहा था, उसका एक डायलॉग था कि अगर तुम देश को बदलना चाहते हो तो पॉलिटिक्स में आओ और यूपीएससी ज्वाइन करो, आईएएस बनो। तो हमें मुसलमानों को आज अगर अपनी हालत को बदलनी है तो आईएएस और पॉलिटिक्स दोनों को ज्वाइन करना होगा। बहुत खूब जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतीन साहब यहाँ मौजूद हैं कि जितनी हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हिफाजत करने के लिए हमें एक कदम सबसे पहले ये उठाना चाहिए कि जो लोग कब्ज़ा कर बैठे हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जिनकी तादाद लगभग 86 है, 86, और उनको 1 रुपये से लेकर 11 रुपये के बीच में किराए पर दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन प्रॉपर्टीज़ को बाजार भाव के हिसाब से जो उसका जायज़ मुआवजा बनता है अगर उसी हिसाब से दे दिया जाए तो काफ़ी हद तक हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। शुरुआत यहाँ से की जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो इशू है कि भाई वो बेहुरमती होती है, ये इससे कैसे निजात मिले? निजात इससे तभी मिल सकती है कि एक तो हमारा वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड की बात आसार कदीमा माने, जो वक्फ बोर्ड की जायदाद हैं उनमें आसार कदीमा, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत अच्छा, आसार कदीमा उसमें दखल अंदाजी ना करे, डीडीए की नीयत साफ होनी चाहिए, वो जगह जगह आए दिन जाकर बिल्डोजर ना फेरे और उसको ये मान लेना चाहिए कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड ही इसकी हिफाजत करेगा। उसके बाद अगर मतीन चौधरी उनकी हिफाजत नहीं करते हैं तो कसूरवार वक्फ बोर्ड है, वरना तो फिर सारी गवर्नमेंट कसूरवार है। ये पूरी बात वक्फ बोर्ड पे कह दी। मेरा सवाल ये था कि जो मसाजिद और जो मकबरे हैं उनकी बेहुरमती ना हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मीडिया है वो है मस्जिद का मेंबर, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मस्जिद के मेंबर से मोरल तालीम दी जा सकती है, लेकिन हकीकत ये है मुफ्ती साहब सामने बैठे हैं कि उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक तो उसका सही इस्तेमाल ताकि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में आगे ना बढ़ें। दूसरा ये है कि मसाजिद और मकबरों के जो सिक्योरिटी में या जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें मुसलमानों को रखा जाए ताकि उन्हें मालूम हो कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कब्र है, मस्जिद है, इसमें जूते पहन के जाना है नहीं जाना है। ये एक बड़ा अहम मसला है। और तीसरी चीज़ ये है कि कम से कम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, IWS गवर्नमेंट को कायम करना चाहिए। अगर IWS कायम होगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क के वक्फ बोर्ड के मसाइल, वक्फ जायदाद के मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे और अपने मकाम पर पहुँचेंगे। मतीन साहब, उन्होंने कहा कि जो मस्जिद का मेंबर है वो रोल अदा सही नहीं कर पा रहा है और बच्चों को जो है वो अखलाक की तालीम दी जा सकती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कितने बच्चे जो हैं वो इमाम साहब के पास जाते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं। ये भी सवाल जो है अहम है। अब आप बताइए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जो बेहुरमती है, जो शिकायतें हैं, शिकवे शिकायतें ये ना हो, दूर हो जाए सब कुछ। मुमताज साहब ने कहा मेंबर की बात, तो जुम्मे को तो जाते ही हैं, जुम्मे को तो 95% लोग जाते हैं। मैं 5% के नहीं कहता, लेकिन 95% मुसलमान जुम्मा जरूर पढ़ता है। तो बढ़ रही है। तो मेंबर से भी हम जो हमारे इमाम हैं उनको ये बातें करनी चाहिए, जो उसकी इस्लाह हो सकती है। जो हमारी मस्जिद हैं या दरगाहें हैं या उनकी बेहुरमती की बात है उसमें हमें वहाँ बातें करनी चाहिए। और दरगाहें तो मैं समझता हूँ कि दरगाहों की तो बेहुरमती की बात शायद नहीं है। वहाँ जो लोग रहते हैं वो कुछ गड़बड़ करते हैं वो अलग बात है, लेकिन दरगाहें तकरीबन आबाद हैं। जो मसाजिद हैं जो आसार कदीमा में हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ जो लव पॉइंट या जो भी आप कह रहे हैं वो आसार कदीमा की जो मस्जिद हैं उनमें है। तो हमने पहले भी बात की थी और दोबारा भी हम बात करेंगे, उसकी उन्हें बैरिकेड्स करवानी चाहिए। वहाँ कोई अगर जाना चाहे, दूर से देखना चाहे वो देख ले, लेकिन उसमें जूते पहन के या दूसरे इस तरह के जो पेयर से जाते हैं उनकी एंट्री रुकनी चाहिए। और हम वक्फ बोर्ड की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से भी हम बात करेंगे कि उनकी बेहुरमती। कोई प्रपोजल आपका जाएगा ऐसा? 100% जाएगा, बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम इशू पर बात की। जाहिर है जो इबादत गाहें हैं, जो मकबरे हैं,
उनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर जो है इज्जत से जाएं और जो भी उनका अखलाकी एक तौर तरीका है उसी तरीके से जो है सब लोग जाएं और जो हुकूमतें हैं हमारी, जो जिम्मेदार लोग हैं, ये भी इस काम को रोकने में अपना अहम रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।